बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, सो रेस्पिरेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी ग्लूकोज जो है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्लस में एटीपी। ठीक है, सो जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एटीपी, तो इसे बेसिकली हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन के नतीजे में बेसिकली क्या होता है कि हमें काफ़ी सारी एटीपी मिलती है और यही एटीपी जो है ना वो सेल के अंदर जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ओके, so respiration is very important process in which the cell or cells of an organism gains the energy which is in the form of ATP rich molecules by oxidizing food molecule। ठीक है, so respiration में ऐसा होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, बेसिकली उन सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूटते हैं। ठीक है ना, फूड मॉलिक्यूल टूटता है और उससे क्या मिलता है, हमें एटीपी मिलता है। ठीक है ना, सिर्फ एटीपी नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और वाटर भी मिलता है। ओके, सो इन ह्यूमन बींग्स द फूड मॉलिक्यूल इज चीफली यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है ना, सो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली फूड मॉलिक्यूल जो है ना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ताकि उनमें से एटीपी को हासिल किया जाए। सो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि जब भी ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे, सो उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इन अवर सेल्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, द एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद बाय प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है कि ग्लूकोज जो है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ और ऑक्सीजन जो है ना ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी कि उसे तोड़ देता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और फिर हमें काफ़ी सारी एटीपी भी मिलती है। Therefore, the many of the cells in an organism body requires abundant amount and continuous supply of oxygen to perform the bodily function। ठीक है, सो देखिए अगर ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। ठीक है, जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें एटीपी नहीं मिलेगी, इसलिए बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटे और हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। ठीक है ना, ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बेसिकली हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर से हवा हमारे लंग्स के अंदर आए और फिर लंग्स से दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर हवा जाए, सो उसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, सो वेंटिलेशन में क्या होता है कि आप सांस लेते हो। ठीक है ना, सांस लेने से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है वो आपके लंग्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, और फिर जब आप सांस छोड़ते हो जैसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं, सो उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर जो एयर है ना वो चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन हम कहते ही इसे हैं कि जब हवा जो है वो एटमॉस्फेयर से जाए लंग्स के अंदर और फिर लंग्स से दोबारा चली जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। ठीक है, सो वेंटिलेशन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है ना, इंस्पायरेशन हम कहते हैं कि जब भी हवा हमारे लंग्स के अंदर जाए, सो दिस इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन हम कहते हैं कि जब भी हवा जो है ना वो हमारे लंग्स से बाहर चली जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, सो दिस इज द एक्सपायरेशन। ओके, so as you have already learned that we provide glucose to our cells through nutrition process। ठीक है ना, न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो फूड को हासिल करते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिशन के ज़रिए क्या होता है कि बेसिकली उस न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है ना, जब हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज जाएगा सेल्स के अंदर और फिर इस ग्लूकोज की होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, हाउएवर इन ऑर्डर टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू आवर सेल्स वी हैव टू ब्रिंग एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू द एयर पैसेज वे। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सो इंस्पायरेशन के जरिए हमें ऑक्सीजन को लेकर आना है अपने लंग्स के अंदर। ठीक है ना, और फिर ये जो ऑक्सीजन है वो लंग से चली जाएगी हमारे ब्लड के अंदर और फिर ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर उन सेल्स के अंदर होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इफ द वेंटिलेशन क्वालिटी इज गुड देन गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म एफिशिएंटली। अब अच्छा, आप देखिए गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। देखिए गैसियस एक्सचेंज में और वेंटिलेशन में बड़ा
फ़र्क है। सो गैशियस एक्सचेंज को समझने से पहले आपको ये रेस्पिरेटरी ट्री समझनी होगी, ठीक है ना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। सो आपको पता है सबसे पहले ट्रेकिया आता है, ओके। सो दिस इज द ट्रेकिया, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज द ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया के अंदर ये जो आप ब्लू से देख रहे हो ना, दीज आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेसिकली कार्टिलेजिनियस रिंग्स है और ये सी शेप्ड होती है, ठीक है। और ये पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है। सो अच्छा, अब ये जो ट्रेकिया है ना, ये डिवाइड हो जाते हैं दो ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो दो हैं, दीज आर द ब्रोंकाई, ओके। अब ये जो ब्रोंकाई है ना, ये फिर डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंकियोल्स के अंदर। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल जो है ना, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक प्राइमरी ब्रोंकियोल, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, ठीक है ना। टर्शरी ब्रोंकियोल भी होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी होता है, ठीक है ना। और टर्मिनल ब्रोंकियोल भी होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली ब्रोंकियोल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सो प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अब इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा करके बताया गया है। ये जो है ना, दिस इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल है। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है ना, ये डिवाइड हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर, यानी कि काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मिल के टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाते हैं, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है ना, उससे एक डक्ट अराइज होती है, एक ट्यूब अराइज होती है, जिसे हम कहते हैं अल्व्यूलर डक्ट, ठीक है ना। उसे हम अल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। और अल्व्यूलर डक्ट के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं अल्व्यूलाई, ठीक है ना। इसे हम अल्व्यूलाई कहते हैं या अल्व्यूलर सैक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, अल्व्यूलाई कह लें या अल्व्यूलर सैक कह लें, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करनी है गैशियस एक्सचेंज की। सो दिस इज द अल्व्यूलाई, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गया कि अल्वुलाई क्या होता है, ठीक है। सो अल्वुलाई, दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके। सो दीज आर द अल्वुलाई। और अल्वुलाई के सराउंडिंग में यहाँ पे काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हवा जो है ना, जैसे ही ऑक्सीजन जो है, ये जब इस अल्वुलाई के अंदर आ जाती है, सपोज कीजिए ये अल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब इस अल्वुलाई को अब इस ऑक्सीजन को अल्वुलाई से जाना होता है इस ब्लड कैपिलरी के अंदर, ठीक है ना। सो अब ये ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट होगी अल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर, ठीक है। और सिमिलरली ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, इसके अंदर होगी काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ब्लड कैपिलरी से चली जाएगी अल्वुलाई के अंदर, और फिर एक्सपायरेशन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सो इससे बेसिकली हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। वंस अगेन, गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो अल्वुलाई से ट्रांसफर होती है ब्लड कैपिलरी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द अल्वुलाई, ठीक है। और फिर अल्वुलाई से वो चली जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सो जब वेंटिलेशन अच्छी होगी, यानी कि हम अच्छे तरीके से सांस लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना, वो जाएगी अल्वुलाई के अंदर, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज अच्छे से परफॉर्म होगी, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो चली जाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ओके। So the main function of the lungs in human being is to manage the air gaseous exchange between the body internal circulatory system of an organism and its external environment, ठीक है। देखिए, लंग्स का मेन काम क्या होता है, हमें पता है कि लंग्स के अंदर काफ़ी सारे अल्वुलाई होते हैं, और अल्वुलाई के सराउंडिंग में काफ़ी सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि लंग्स का मेन काम ही यही होता है कि इस चीज़ को रेगुलेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएं फ्रॉम अल्वुलाई, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो अल्वुलाई के अंदर जाएं फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। सो ये काम होता है लंग्स का। सो लंग्स आर कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचिंग एयरवेज, ठीक है ना। एयरवेज यही ट्रेकिया है, ब्रोंका है, ब्रोंकियोल, इन्हें हम एयरवेज कहते हैं, ओके। So the lungs are consist of branching airways that end into the microscopic sac-like structure made of ciliated epithelial cells called the alveoli, ठीक है। So basically क्या होता है कि लंग्स के अंदर ब्रोंका होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से अल्वुलर डक्ट, और फिर अल्वुलर डक्ट से अल्वुलाई आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी अल्वुलाई जो है ना, ये काफ़ी सारे एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सपोज जैसे अल्वुलाई, तो ये काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द सेल्स, एंड स्पेसिफिकली दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। सो अल्वुलाई क्या है, अल्वुलाई काफ़ी सारे एपिथेलियल
एपिथेलियल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ओके, और सीलिएटेड एपिथेलियल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि उन एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होंगे, काफी सारे सीलियाज भी होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ, सपोज दिस इज अ एपिथेलियल सेल, और यहाँ पे यूं सीलिया भी होगा, ओके। So the respiratory related area of the lungs consists of the respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac and a thin alveolar membrane, ठीक है ना, thin membrane of the alveoli। अब देखिए लंग्स का जो रेस्पिरेटरी एरिया होता है ना, वो रेस्पिरेटरी एरिया इन चीज़ों से बना होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, अल्विलर डक्ट, अल्विलर सैक, ठीक है ना, अल्विलर सैक यही अल्विलाई, एंड अ थिन मेम्ब्रेन ऑफ द अल्विलाई, ठीक है ना, अल्विलाई की मेम्ब्रेन यानी कि वही वाली मेम्ब्रेन जो कि बनी हुई होती है एपिथेलियल सेल से, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये मिलके क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ द लंग्स बनाती हैं, ठीक है। कौन रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ द लंग्स बनाती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, अल्विलर डक्ट, अल्विलर सैक एंड थिन मेम्ब्रेन ऑफ द अल्विलाई, ओके। So the alveoli are lined with a thin film of moisture with separate adjacent alveoli। देखिए suppose this is the alveoli, ये सपोज कि ये एक alveoli है, ठीक है ना, और ये दूसरा alveoli है। सो इन दोनों alveoli के बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियम स्पेस होगी, ठीक है ना, क्या होगी, इंटरस्टिशियम स्पेस होगी, जो कि क्या करेगी कि इन alveoli को मॉइस्ट करेगी, ओके। और याद रखिए दो alveoli के बीच में एक सेप्टा होता है जिसे हम कहते हैं इंटर alveolar सेप्टा, ठीक है ना। इंटर एल्वियोलर सेप्टा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है कि दो अल्विलाई को आपस में सेपरेट करता है, ओके। सो द ब्रोंकियोल्स ऑफ बोथ साइड्स एंड लार्ज एयरवेज ट्रांसफर गैस एयर टू साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज इन द अल्विलाई, ठीक है। अब देखिए हवा जो सबसे पहले ट्रेकिया के अंदर आएगी, फिर ब्रोंकाई के अंदर आएगी, ठीक है। जो लार्जर एयरवेज है ना, लार्जर एयरवेज जैसे कि ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। तो जो लार्जर एयरवेज है उनसे बेसिकली एयर जो है वो जाएगी स्मॉलर एयरवेज के अंदर, ठीक है ना, स्मॉलर एयरवेज जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गया या टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गया, ठीक है। फिर वहां से वो जो एयर है वो चली जाएगी अल्विलाई के अंदर, और फिर अल्विलाई के अंदर होगी गैसियस एक्सचेंज, ओके। So the interchange of gases or air in between the alveolar air and blood of the capillaries which attached with alveoli occurs in the lungs, ठीक है ना। फिर gaseous exchange में क्या होता है, जैसे ही एयर जो है वो alveoli के अंदर आ जाएगी, फिर gaseous exchange का प्रोसेस परफॉर्म होगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो alveoli के अंदर चली जाएगी फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ओके। So the alveoli must be ventilated, the flow of air into and out of the lung and blood flow in alveolar capillaries for effective gaseous exchange। देखिए alveoli के अंदर एयर जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए ताकि अच्छे से gaseous exchange परफॉर्म हो सके, ठीक है। देखिए अगर alveoli के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर भी नहीं चली जाएगी, ठीक है ना, ब्लड के अंदर भी नहीं जाएगी, और एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हम कहते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि जो मुख्तलिफ ऑर्गन से जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी फेलियर हो जाएगी, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, ओके।